हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे कि उनने कौन-कौन से नियम दिए और कौन-कौन से सिद्धांत दिए। पिछली आधी सदी के दौरान स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने एक मॉडल तैयार किया, जिसमें बताया गया कि मनुष्य किस प्रकार सूचना एकत्र और व्यवस्थित करके अपनी दुनिया को समझते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं, जब वह जन्म लेते हैं और अलग-अलग उम्र के अवस्था से गुजरते हैं, तो वह सूचना को किस प्रकार लेते हैं, किस प्रकार सूचना को एकत्रित करते हैं और उन्हें कैसे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं। उन्होंने बाल विकास का अध्ययन अपने 3 बच्चों के प्रारंभिक अवलोकन के आधार पर शुरू किया था। यानी जब बाल विकास के नियम और सिद्धांत जीन पियाजे ने बताए थे, तो उससे पहले उनने अपने 3 बच्चों का अध्ययन किया। जन्म के तुरंत बाद से उनने अध्ययन शुरू कर दिया। उनके शोध के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में शोध पत्र और पुस्तकें प्रकाशित हुईं। जब उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर प्रयोग प्रारंभ किया, तो उन्होंने बहुत सारे शोध पत्र जारी किए समाज में, न्यूज़पेपर में, और बहुत सारी पुस्तकें भी उन्होंने क्या की, जारी की, जिन्हें शिक्षा का प्रख्यात मनोवैज्ञानिकों और अन्य विचारकों द्वारा अक्सर उद्धृत किया जाता है। यानी जो जीन पियाजे होते हैं, वह सीडीपी के और मनोविज्ञान के एक महान वैज्ञानिक कहे जाते हैं। पियाजे का मानना है कि सभी बच्चे एक निश्चित क्रम में 4 चरणों से गुजरते हैं। यानी जो प्रत्येक बच्चा होता है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्री का हो, वह 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। उनके सिद्धांत के अनुसार मानव बुद्धि का निर्माण समय के साथ होता है। यानी जो बच्चे का बुद्धि का निर्माण होता है, वह शैशवावस्था, बाल अवस्था और फिर किशोरावस्था और युवावस्था से गुजरता है, तो उसकी बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि व्यक्ति पर्यावरण के साथ उत्तरोत्तर अधिक जटिल अंतःक्रियाओं का अनुभव करता है। देखिए, चूंकि जो बच्चा होता है, अपने विकास को और ज़्यादा बेहतर किस तरीके से बनाता है, जब उसे अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, अच्छा पर्यावरण उपलब्ध कराया जाता है, और वह पर्यावरण के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया शुरू करता है जन्म से तुरंत बाद। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण निम्नलिखित हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी मोटर या इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा जाता है, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। दूसरा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संचालन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। और दोस्तों, आप चाहे जीन पियाजे हों, चाहे लेव वाइगोट्स्की हों, जिनके भी सिद्धांत हैं, आप इनको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करिएगा। हिंदी में इनके नाम बदलते रहते हैं। तीसरा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संचालन अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था माना जाता है। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संचालन की अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से आगे तक। ठीक है, हम एक-एक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पियाजे का मानना है कि सभी बच्चे इन सभी अवस्थाओं से एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हैं। यानी जब बच्चा अपनी उम्र में होता है, उस उम्र के अनुसार यह इन अवस्थाओं की स्टेज से होकर गुजरता है। उनके सिद्धांत के अनुसार मानव बुद्धि का निर्माण समय के साथ होता है। यानी मानव अपनी बुद्धि का विकास कैसे करता है, समय के साथ करता है, अवस्थाओं के अनुसार करता है और उम्र के अनुसार करता है, क्योंकि व्यक्ति पर्यावरण के साथ उत्तरोत्तर अधिक जटिल अंतःक्रिया का अनुभव करता है। यानी जो बच्चा होता है, वह क्या करता है, पर्यावरण के साथ और वातावरण के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, पारस्परिक क्रिया करता है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्कीमा क्या कहलाती है। कई बार आपने देखा होगा कि स्कीमा सीटीईटी के पेपर में पूछा जाता है। स्कीमा एक निर्माण खंड के रूप में समझना एक तरीका है। यानी ये आपके अंदर क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। ये एक संरचना प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम दुनिया और अपने अनुभव को समझते हैं। यानी स्कीमा के द्वारा दुनिया कैसी है और दुनिया में जो आप अनुभव करते हैं, उस अनुभव के अनुसार आप अपना विकास करते हैं और फिर क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। यानी चीज़ों की व्याख्या करते हैं कि चीज़ें कैसी हैं। हमारे पास वस्तुओं, लोगों, घटनाओं, सामाजिक स्थितियों और यहाँ तक कि स्वयं से संबंधित स्कीमा हो सकती हैं।
यानी आपके अंदर जो ज्ञान का निर्माण होगा वह वस्तु से संपर्क के द्वारा होगा, लोगों से संपर्क के द्वारा होगा, यदि आप कोई घटना देखेंगे तो उसके द्वारा होगा, या समाज में जिस प्रकार की वर्तमान स्थितियां हैं या पूर्व में जो स्थितियां रही होंगी उसके अनुसार आप ज्ञान का निर्माण करेंगे। और आप स्वयं के बारे में क्या ज्ञान रखते हैं, स्वयं के बारे में क्या सोचते समझते हैं, उसके बारे में भी आप क्या रखते हैं, स्कीमाएं रखते हैं। देखिए, पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में स्कीमाएं महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे बच्चे किसी अनुभव को प्राप्त करते हैं वे उसे समझने और अपने मस्तिष्क में व्यवस्थित करने के लिए एक स्कीमा विकसित करते हैं। देखिए, जब बच्चा किसी प्रकार का अनुभव महसूस करता है या किसी प्रकार के अनुभव से गुजरता है तो अपने ज्ञान में उस अनुभव के आधार पर या किसी चीज को पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा, समझेगा, उसके अनुसार वह ज्ञान को क्या करता है, अपने दिमाग में रखना शुरू कर देता है। और उस ज्ञान को समय के साथ जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, उम्र आगे बढ़ेगी, अवस्थाएं आगे बढ़ेंगी और उस ज्ञान को देखेगा तो उस ज्ञान से संबंधित चीजों को क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा, जिससे क्या होता है, एक स्कीमा का निर्माण होता है। जितने अधिक अनुभव होते हैं उनकी स्कीमा उतनी ही जटिल और असंख्य होती जाती है। यानी आप जितना ज्यादा अपने जीवन में अनुभव करेंगे चीजों के बारे में, आप उतना ज्यादा ज्ञान और उतनी ज्यादा स्कीमाएं अपने दिमाग में जटिल तरीके से और संख्या में ज्यादा मात्रा में आप रखेंगे। साथ ही वे नए अनुभवों का उपयोग अपनी मौजूदा स्कीमा को अनुकूलित और संशोधित करने के लिए भी करते हैं। यानी आपने जो स्कीमा बनाई थी, जब आप नए अनुभव करेंगे तो आपने जो ज्ञान पहले से रखा हुआ था उस ज्ञान को अपडेट करेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा है, वह कुत्ते को देखता है तो वह पहले काले कुत्ते को देखता है, काले कुत्ते को देखता है कि उसके 2 कान हैं, 4 पैर हैं और 1 पूंछ है। तब वह सफेद कुत्ते को देखता है और उसने जो काला कुत्ता देखा था तो देखा था कि कुत्ता भौं-भौं करता है और उसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, बाल हैं और पूंछ है। जब उसने सफेद कुत्ते और काले कुत्ते को देखा तो उसने क्या किया, उसमें अंतर किया और उसने ज्ञान को और ज्यादा अपडेट किया कि यह भी कुत्ता है पर यह सफेद रंग का है। फिर उसने और किसी रंग के कुत्ते को देखा तो अपने उसने ज्ञान को अपडेट किया। यानी उसने पहले काले कुत्ते को देखा, फिर सफेद कुत्ते को देखकर उसने ज्ञान को अपडेट किया, स्कीमा को अपडेट किया। फिर उसने किसी और रंग के कुत्ते को देखा तो काले कुत्ते को समझकर, फिर सफेद कुत्ते को समझकर उसने जो नया कुत्ता जिस रंग का देखा था उस कुत्ते के स्वरूप को अपडेट किया। इस प्रकार से पता चलेगा, चाहे कुत्ता 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 होता है यानी जानवर जानवर होगा जिसमें 4 पैर होंगे, पूंछ होंगी और 2 कान होंगे, 2 आंखें होंगी, चाहे वो किसी भी रंग का हो वह क्या होगा, कुत्ता होगा। ठीक है, इस प्रकार वो बिल्ली को भी देखेगा और शेर को भी देखेगा, चीते को भी देखेगा, हाथी को भी देखेगा और अन्य अन्य प्रकार के जानवरों को देखेगा। इस प्रकार वो क्या करेगा, अपनी स्कीमाएं को अपडेट करेगा, अपने ज्ञान को अपडेट करेगा। देखिए, चूंकि स्कीमाएं अनुभवों पर आधारित होती हैं इसलिए एक शिशु की स्कीमा 10 साल के बच्चे की स्कीमा से बहुत अलग होती है। यानी जो छोटा बच्चा होता है उसकी स्कीमा, उसका ज्ञान, उसका अनुभव उस चीज के बारे में अलग होगा और जो 10 साल का बच्चा होगा सेम स्कीमा पर या सेम मतलब उसको जो अनुभव होगा उसको अनुभव करने की दर उसकी अलग होगी और उसकी स्कीमा में भी बहुत अंतर होगा। समय के साथ बच्चे अपनी स्कीमाओं के बीच संबंध बनाते हैं। जैसे मैंने बताया, काला कुत्ता, सफेद कुत्ता और किसी और रंग के कुत्ते में उसने क्या किया, संबंध बनाया, जो अंततः दुनिया को देखने और उनके नजरिए को आकार देते हैं। यानी इससे वह अनुभव कर पाते हैं कि दुनिया कैसी है और दुनिया में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके के व्यवहार नहीं करना चाहिए, लोगों से कैसी बात करनी चाहिए, अपने ज्ञान को किस प्रकार बढ़ाना चाहिए, सभी प्रकार का ज्ञान वो रखता है। अब देखिए स्कीमा के उदाहरण देखिए, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास जाने से पहले अनुभवों पर विचार करें। उनके कई शुरुआती दौरों में टीकाकरण शामिल था। जैसे जैसे वे डॉक्टर के पास जाने को लेकर अपनी स्कीमा बनाते हैं उसे वो सुई लगवाने से जोड़ते हैं और सुई लगवाने से दर्द होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे बच्चे डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तब आप उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और हर महीने में और कुछ महीनों के अंतराल से उसे क्या लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, टीकाकरण जैसे कहा जाता है। अब बच्चा जन्म से देख रहा है कि जब भी वह डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसे क्या लग रहा है, इंजेक्शन लग रहे हैं, उसे सुई लग रहा है। लेकिन अब जब आप डॉक्टर के पास उसको ले जाएंगे
तो उसने जो स्कीमा बनाई थी कि जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें सुई लगती है, जब आप डॉक्टर के पास उसका बुखार का इलाज कराने जाएंगे, पेट दर्द का इलाज कराने जाएंगे या फिर सर्दी जुकाम का इलाज कराने जाएंगे, तो वह पूर्व में डॉक्टर से जो अनुभव प्राप्त है, जो उसने स्कीमा बनाई थी, ज्ञान लिया था कि डॉक्टर के पास जाने पे सुई लगेगी, तो वह क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाने से मना करने लगेगा और रोने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुत्ते का उदाहरण बताया था। और देखिए, या उपहार देने या लेने के बारे में क्या, मान लीजिए कि आपके बच्चे का पहला जन्मदिन है, उपहार खोलने के लिए उन्हें कुछ मदद और प्रोत्साहन की जरूरत है, क्योंकि उन्हें वास्तव में नहीं पता कि यह उपहार का क्या मतलब है। देखिए, जैसे बच्चा 1 साल का है और 1 साल में आपने बच्चे का पहला जन्मदिन मनाया और और बहुत सारे लोगों को आपने उसके जन्मदिन पे बुलाया, जो उससे बड़े बच्चे होंगे और जो बड़े लोग होंगे, वह बच्चे को क्या देंगे, उपहार देंगे, यानी गिफ्ट देंगे। अब बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि गिफ्ट उसको क्यों मिल रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर वे दूसरे जन्मदिन पार्टियों में जाते हैं और सब कुछ एक साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। अब आप देखेंगे, जब आप बच्चे को किसी दूसरे के जन्मदिन में ले जाएंगे तो उस बच्चे को भी गिफ्ट मिल रहे होंगे। तब वह क्या करेगा, स्कीमा उसने जो पहले से बना के रखी थी कि अपने जन्मदिन पर, स्वयं के जन्मदिन पर उसे गिफ्ट मिले, पर उसे गिफ्ट क्यों मिले उसे ये नहीं पता था। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ महीने और बीते, तब आप उसे दूसरे के जन्मदिन में ले गए, उसने देखा कि उस बच्चे को भी बहुत सारे लोग क्या दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। तो उसने अपने क्या स्कीमा ने जो बनाया था, उस ज्ञान को बनाया था, उस ज्ञान को अपडेट किया कि जब किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो उसे क्या मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं। उन्हें उनकी स्कीमा इस तरह बनती है कि उन्हें पता चलता है कि जब उनके किसी दोस्त का जन्मदिन होता है तो उन्हें इसे देने के लिए उपहार खरीदना चाहिए। तो इससे बच्चे का क्या हुआ, स्कीमा बना, ज्ञान का निर्माण हो कि जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो उसके दोस्त या लोग उसे क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, यानी गिफ्ट को क्या बोलते हैं हम, उपहार देते हैं। ठीक है, इस प्रकार उसके ज्ञान का निर्माण होता है। इसी प्रकार बिल्ली का निर्माण भी होगा, इसी प्रकार कुत्ते का निर्माण भी होगा, इसी प्रकार शेर का निर्माण भी होगा, और जो अन्य जीव जंतु है, चूहे हुए, छछूंदर हुई, इन सभी प्रकार के ज्ञान का निर्माण होगा, बकरी का निर्माण होगा। देखिए, और देखिए, उस सारे समय का क्या, जो आप अपने बच्चे को यह सिखाने में लगाते हैं कि गाय मुंह करती है और एक घोड़ा देखते हैं तो मुंह करने लगते हैं, क्योंकि घोड़ा उनकी स्कीमा से मेल खाता है। देखिए, अब जैसे कहना चाहिए, आपने उसके गाय का स्कीमा बनाया, गाय का आपने ज्ञान दिया कि गाय ऐसी होती है, गाय ये करती है। फिर उसने क्या देखा, एक घोड़े को देखा, तब उसने देखा कि गाय के भी 4 पैर हैं, घोड़े के भी 4 पैर हैं, गाय की भी पूंछ है, घोड़े की भी पूंछ है, गाय के भी 2 कान है, घोड़े की भी 2 कान है, गाय के भी बाल हैं, घोड़े के भी बाल हैं। तो वो क्या करेगा, स्कीमा बनाएगा कि गाय कैसी दिखती है। फिर वह विभिन्न जानवरों की अपनी स्कीमा को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। देखिए, अब उसने देखा कि गाय कैसी दिखती है, जबकि घोड़ा तो अलग दिखता है। तब जो गाय देखने पर उसका जो स्कीमा का निर्माण हुआ था, फिर घोड़े देखने पर उस स्कीमा से क्या करेगा, अंतर करेगा कि ये गाय है कि यह घोड़ा है कि कोई और चीज है, यानी वह मेल करेगा कि गाय इस प्रकार होती है और घोड़ा इस प्रकार होता है। ठीक है, ताकि वे घोड़े और गाय, भेड़ और कुत्ते के बीच अंतर कर सके। इस प्रकार वह गाय में अंतर कर पाएगा, घोड़े में अंतर कर पाएगा, बकरी में अंतर कर पाएगा, कुत्ते में अंतर कर पाएगा, लोमड़ी में अंतर कर पाएगा, खरगोश में अंतर कर पाएगा, चूहे में अंतर कर पाएगा, बिल्ली में अंतर कर पाएगा। ठीक है, तो स्कीमा क्या होता है, ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, अब देखिए, अनुकूलन की प्रक्रिया क्या होती है। पियाजे ने तर्क दिया कि संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास अनुकूलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। यानी जब आप अनुकूल करते हैं, जब आप चीजों के बारे में सीखते हैं, उस ज्ञान को व्यवस्थित करते हैं। अनुकूलन क्या है, किसी चीज को सीखना, अधिगम करना। देखिए, अब अनुकूलन के द्वारा ही तो आप अधिगम करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। यदि कोई चीज आपके अनुकूल नहीं होगी तो आपको ज्ञान का निर्माण करने में दिक्कत जाएगी। देखिए, यदि आप मैथ्स के अनुकूल हैं तो आपको मैथ्स अच्छी लगने लगेगी, रोचक लगने लगेगी। यदि आपको क्रिकेट आपके अनुकूल है तो आप क्रिकेट के बारे में ज्यादा रोचकता लेंगे, उत्सुकता लेंगे, और क्रिकेट के बारे में आप क्या करेंगे, ज्यादा सीखेंगे और समझेंगे। देखिए, अर्थात बच्चे दुनिया के साथ समायोजन करके सीखते हैं, यानी बच्चे
क्या करते हैं, दुनिया के साथ अंतःक्रिया करते हैं कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, जानवर कैसे हैं, खाना में क्या खाना चाहिए, खाना कैसा होता है, इन सभी के बारे में वो क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। और वे आत्मसात, समायोजन और संतुलन के माध्यम से करते हैं। यानी वह उसके साथ क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं, यानी समझने की कोशिश करते हैं, समायोजन करते हैं, यानी एडजस्ट करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, संतुलन यानी बैलेंस करके वह ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब देखिए समावेशन क्या है। समावेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा किसी मौजूदा योजना को किसी नए अनुभव या वस्तु पर लागू करता। देखिए उसके पास पहले से पुराना ज्ञान था, अब उसने नया अनुभव किया या नई वस्तु देखी, तो उसने जो नई वस्तु देखी और नया अनुभव किया, वह अपने पुरानी वस्तु के आधार पर और पुराने अनुभव के आधार पर क्या करेगा, उस पे नियम लागू करेगा, सिद्धांत लागू करेगा, है ना। और फिर उदाहरण के लिए घोड़ा और गाय के भ्रम के मामले में बच्चा जानता है कि गाय रोनदार होती हैं, वे 4 पैरों पर खड़ी होती हैं, खेतों में रहती हैं, और एक घोड़ा देखते हैं, वह भी सभी मापदंडों पर खरा उतरता है। बच्चा अपने मस्तिष्क में पहले से मौजूदा श्रेणी और स्कीमा में उसे व्यवस्थित करके जो देख रहा है, उसका अर्थ समझ रहा है। यानी जैसे कि मैंने बताया कि गाय के भी 4 पैर हैं, घोड़े के भी 4 पैर हैं, गाय के भी 2 कान हैं, घोड़े के भी 2 कान हैं, गाय के भी बाल हैं और घोड़े के भी बाल हैं, गाय की भी पूंछ है और घोड़े की भी पूंछ है, गाय की भी 2 आंखें हैं और कहना चाहिए घोड़े की भी 2 आंखें हैं। पर क्या करेगा, अब वो आवाज करेगा कि गाय कैसे बोलती हैं और घोड़ा कैसे बोलता है, या फिर गाय कैसे चलती है, घोड़ा कैसे चलता है, गाय क्या करती है, घोड़ा क्या करता है। तो इस प्रकार वह क्या करेगा, उससे समानता करेगा। समानता से तात्पर्य है कि अंतर करना शुरू करेगा और कहना चाहिए बराबरी करने की कोशिश करेगा, क्या सिमिलरिटी है और क्या सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, देखिए समावेशन जहां कोई मौजूदा स्कीमा, स्थिति या अनुभव के अनुकूलन नहीं होती, वहां बच्चे को एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए यदि गाय और घोड़े में यदि मौजूदा स्कीमा नहीं मिलती, तो वह घोड़े के बारे में एक नई अनुभव करेगा, नई चीज को अपने दिमाग में व्यवस्थित करेगा और घोड़े के बारे में नया ज्ञान लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे ही समायोजन कहते हैं। यानी समायोजन क्या होगा, ऐसे ही समायोजन कहेंगे कि वह चीजों को फिर से अपने ज्ञान में निर्माण करेगा। उदाहरण के लिए खेत में एक मुर्गी देख सकते हैं, वह गाय से बहुत छोटी होती है, केवल 2 पैर पर चलती है, पंखों से ढके इस नए पंख वाले प्राणी को समझाने के लिए उन्हें अपनी योजना बदलनी होगी। अचानक उनकी पशु योजना का विस्तार हो जाता है। यानी पहले वो देखता है कि गाय भी खेत में रहती है और मुर्गी भी खेत में रहती है, लेकिन गाय के 4 पैर हैं और मुर्गी के 2 पैर हैं, और गाय के पंख नहीं होते लेकिन मुर्गी के पंख होते हैं। तो क्या करेगा, वो नए ज्ञान को अनुभव करेगा, नए ज्ञान का निर्माण करेगा और नए ज्ञान को व्यवस्थित करेगा। यदि नया ज्ञान पुराने ज्ञान से मेल खाता है, तो वह पुराने ज्ञान को क्या करेगा, अपडेट करेगा और संशोधित करेगा। अब देखिए संतुलन क्या है। पियाजे का मानना था कि आत्मसातीकरण के माध्यम से बच्चे दुनिया में व्यवस्था पाते हैं। यानी वह चीजों से जब अनुकूल करते हैं, जब उन्हें समझते हैं, तो उनके माध्यम से क्या करते हैं, दुनिया को वह दुनिया में व्यवस्था पाते हैं। दुनिया सही चल रही है, दुनिया कैसे चल रही है, उसके बारे में वह व्यवस्थित ज्ञान पा पाते हैं। जब वे नई जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं, तो वे संतुलन में होते हैं। संतुलन क्या है, जब उन्होंने पुराना ज्ञान का उपयोग किया और पुराने ज्ञान का उपयोग उन्होंने अपनी नई योजना को बनाने में किया, यदि वह सफल हुआ तो वह क्या होगा, संतुलन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन और क्या है, हालांकि जब नई जानकारी किसी मौजूदा योजना में व्यवस्थित नहीं होती, नहीं जो उसका जो पुराना ज्ञान है, जब वह नए ज्ञान से मेल नहीं खाता या नया पुराना ज्ञान जब उनके किसी काम को करने में उपयोगी नहीं होता, तो वे खुद को असंतुलन में पाते हैं। तो वह अपने आप को, अपने दिमाग को क्या नहीं कर पाते, संतुलित नहीं कर पाते, व्यवस्थित नहीं कर पाते। पियाजे के अनुसार असंतुलन की यह भावना अप्रिय और असुविधाजनक होती है। जैसे देखिए बच्चे को मैथ्स के पुराने रूल पता थे, लेकिन एक नया क्वेश्चन आया जिसमें क्या होगा, नए रूल लगेंगे। अब वह पुराने रूल के आधार पर उस इक्वेशन को बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, असंतुलन की भावना आएगी
और वह उसे क्या लगेगी, उसे वह पसंद नहीं करेगा, उसे वह अप्रिय लगेगी और वह उसे क्या लगेगी, असुविधाजनक लगेगी। क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी सोच में व्यवस्था चाहते हैं, यानी उनके अंदर जो सोच है वह पूरी व्यवस्थित रहे, सही रहे। संतुलन का वह तरीका जिससे बच्चे नए ज्ञान और अनुभव को समायोजित करके अपने विकास को आगे बढ़ाते हैं। यानी जब बच्चे को नया ज्ञान मिलता है तो वह अपने पुराने ज्ञान को, पुराने अनुभव को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं और उससे क्या होता है, वह विकास की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण के लिए अपने विकास के अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए जिस बच्चे ने सोचा था कि घोड़ा गाय है, उसे अपनी योजना को समायोजित करने के लिए उस जानकारी को समायोजित करने की आवश्यकता होगी। देखिए, जब एक बच्चा आगे के चरण में पहुंचा तो उसने देखा कि घोड़ा गाय है, अब उसने घोड़े को क्या समझ लिया, गाय समझ लिया। तो उसका ज्ञान क्या था, उसकी जानकारी क्या थी, पुराने ज्ञान से समायोजित हो गई। लेकिन जब वह विकास की आगे की अवस्था में आएगा तब पता चलेगा कि घोड़ा अलग होता है, गाय अलग होती है, घोड़े की योग्यता अलग है, गाय की योग्यता अलग है, घोड़ा किसी और काम में आता है, गाय किसी और काम में आती है। तो वह दोनों ज्ञान को क्या करेगा, अपडेट करेगा, अपने पुराने ज्ञान को अपडेट करेगा, उसे ठीक करेगा, साथ ही नए ज्ञान को समायोजित करेगा, नए ज्ञान को सीखेगा और नए ज्ञान को व्यवस्थित करेगा और नए ज्ञान की जानकारी लेगा। संतुलन अनिवार्य रूप से आत्मसातीकरण और समायोजन की भी संतुलन है। यानी जो संतुलन क्या होता है, जो आपने ज्ञान अर्जित किया और जो आपने समायोजन किया, नहीं जो नया पुराना ज्ञान है और जो नया ज्ञान है उसके बीच क्या होता है, संतुलन होता है। क्या आपने कभी प्रारंभिक बाल अवस्था में शिक्षा में कैरियर शुरू करने के बारे में सोचा? यानी जब आप बाल अवस्था में थे तब आपने कभी सोचा कि मुझे जीवन में क्या करना है? जैसे आज एजुकेशन बेहतर हो गया है, आज बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, तो कई बच्चे जो है बाल अवस्था में ही समझ जाते हैं कि उन्हें जीवन में क्या करना है। कुछ बच्चों के मामले में ये लागू होता है, कुछ बच्चों के मामले में लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सभी की सोच अलग अलग है, सभी विकास के अलग अलग चरणों में है, साथ ही हर किसी का विकास समान नहीं होता, सबका विकास अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। यानी आत्मसातीकरण पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में क्या होता है, आपको संतुलन स्थापित करना होता है। और देखिए, दो प्रक्रियाएं क्या है, प्याजे की प्रणाली में दो प्रक्रियाएं, संगठन और अनुकूलन, चारों चरणों में सक्रिय रूप से कार्य करती है। ठीक है, यानी जो संगठन होगा ज्ञान का और जो ज्ञान का आप अनुकूलन करेंगे वह पूरी चारों चरणों में क्या होती है, समान होती है, यानी कार्य करती है। अब देखिए, संगठन क्या है, संगठन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी प्राणी के विभिन्न तत्व आपस में संवाद बनाए रखते हैं। यानी आपने जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान के बारे में क्या करते हैं, आप सोचते रहते हैं। उदाहरण के लिए, हम अधिक जटिल विचारों और सोच को आकार देने के लिए बुनियादी संवेदी जानकारी जैसे छवि और अन्य अनुभव को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो देखिए, जैसे आपने किसी वस्तु को देखा तो उस वस्तु के बारे में आपको पुराना ज्ञान भी है और नवीन ज्ञान भी है, और आपने क्या किया, उसकी फोटो देखी, उसके बारे में और अन्य अनुभव किए, और आपने क्या किया, पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को क्या किया, व्यवस्थित किया, अपडेट किया। ठीक है, यही चीज कहलाती है संगठन। अब देखिए, अनुकूलन में आत्मसातीकरण और समायोजन की एक पूरक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, यानी एक दूसरे से क्या करती हैं, क्रियाएं करती हैं। दोनों प्रक्रियाएं संज्ञानात्मक विकास का आधार है, यानी आपके ज्ञान का आधार है, आपकी सोच का आधार है, और आपने जो ज्ञान अनुभव किया या जो ज्ञान प्राप्त किया उसका ये क्या होती है, आधार होती है। अब आत्मसातीकरण क्या है, आत्मसातीकरण का अर्थ है पर्यावरण से किसी चीज को शामिल करना, यानी आपने पर्यावरण में कोई चीज देखी जो चीज नई थी, या पर्यावरण में आपने कोई नया अनुभव किया, तो उस ज्ञान को रखना ही इसमें है। देखिए, इसमें नए विचार, अवधारणाओं और उद्दीपन को ग्रहण करके अपनी मौजूदा योजनाओं में शामिल किया जाता है। यानी आपने कोई नया विचार देखा, किसी नए विचार को सुना, कोई नया विचार आपने अनुभव किया, या आपने कोई सिद्धांत नियमों को देखा जो आपके ज्ञान को क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा, आपके ज्ञान को अपडेट करेगा, और आपने जो मौजूदा आपकी पुरानी ज्ञान के आधार पर योजनाएं थी उस योजनाओं में उस ज्ञान को शामिल करके आपने अपनी योजनाओं को क्या किया, अपडेट किया। योजना व्यवहार का वह व्यवस्थित पैटर्न है जो बच्चा किसी गतिविधि में संलग्न होने पर विकसित करता है। यानी जब बच्चा कोई क्रिया करता है तो उस क्रिया के आधार पर अपने पुराने ज्ञान को क्या करता है, ठीक करता है,
पुराने ज्ञान को व्यवस्थित करता है, उसमें नई चीजों को जोड़ता है, ठीक है, और नए ज्ञान को अनुभव करके किसी समस्या को हल करने की कोशिश करता है। देखिए उदाहरण के लिए क्या है, जब बच्चा चूसने में व्यस्त होता है तो उसके गालों, होंठों और हाथों की गतिविधियां एक निश्चित पैटर्न होती हैं। जब बच्चा किसी नई वस्तु को आत्मसात करके उसका सामना करता है तो उसकी पुरानी योजना प्रक्रिया को नहीं बदलती। देखिए जब बच्चा नई वस्तु को क्या करता है, देखता है, उसका सामना करता है, तो उसकी पुरानी योजना प्रक्रिया नहीं बदलती। देखिए जैसे उस व्यक्ति ने कोई कहना चाहिए नई चीज देखी जो पुराने ज्ञान से मेल नहीं खा रही है, तो वह पुराने ज्ञान को क्या करेगा, बदलेगा नहीं। अब वह नए ज्ञान को क्या करेगा, नए ज्ञान को लेगा और उस ज्ञान को अपने दिमाग में रखेगा, ठीक है। और देखिए समायोजन क्या है, समायोजन में किसी पुरानी योजना के किसी तत्व को संशोधन या परिवर्तन या एक नई योजना सीखना शामिल है। यानी आप क्या करते हैं, समायोजन में नई चीज को सीखते हैं, नए अनुभव ग्रहण करते हैं। जैसे आपसे क्रिकेट खेलते नहीं बनता था, आपने क्रिकेट को सीखा, तो ये क्या हुआ, समायोजन होगा, नई योजना बनाएंगे आप, नए ज्ञान का अनुभव करेंगे जो नई वस्तु के लिए अधिक उपयुक्त है। नहीं, जब आप नए अनुभव करते हैं, किसी नई चीज को सीखते हैं, तो उसके लिए क्या, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। एक शिशु जो पहले से ही माँ के स्तन को चूसने की योजना में है, मुंह में रखी वस्तु यानी उंगली, निप्पल, पेंसिल या खिलौने के आकार, प्रकार या प्रकार के आधार पर उसके साथ तालमेल बिठा लेता है। आपने इस उदाहरण से समझा होगा कि बच्चा किसी चीज का चूषण करता है, यानी वह किसी चीज को क्या करता है, चूसता है। जब आप उंगली देंगे या आप पेंसिल या खिलौना देंगे तो उस चीज को भी वह चूसेगा, लेकिन अपने ज्ञान में वह क्या करेगा, बढ़ोतरी करेगा। भले वह बोल नहीं सकता पर अनुभव तो कर रहा है, पर वह चीज देख तो रहा है। शिशु एक नई योजना और एक संशोधित योजना विकसित करता है, यानी नई योजना बनाता है कि यह क्या चीज है, यह उस तरह की चीज नहीं है जो मैं पहले करता था, अब ये अलग प्रकार की चीज है। इसे ही क्या कहेंगे, समायोजन कहते हैं। और देखिए इस प्रकार एक शिशु अपनी पुरानी धारणाओं के आधार पर नई चीजों को समझकर ग्रहण करता है। यानी वस्तु को जैसे बच्चे को पहले पुराना ज्ञान था, उसने अब कोई नया ज्ञान देखा जो पुराने ज्ञान से मेल नहीं खा रहा था, तो उसने क्या किया, उस ज्ञान को अपडेट किया, उस ज्ञान को समझकर अपने दिमाग में रख लिया। जब वह पुरानी धारणा को नई धारणाओं के अनुरूप ढालता है या परिवर्तित करता है, तो वह एक नई योजना बनाता है। देखिए जब आप देखते हैं कि उसके पास पहले पुराना ज्ञान था, अब उसने नई ज्ञान को लिया और नए ज्ञान को क्या किया, उसने अपडेट करने की कोशिश की कि ये पुराने ज्ञान से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। फिर उसने क्या की, एक योजना बनाना शुरू की अपने दिमाग में। जैसे आप बातचीत करते हैं तो आप जाने अनजाने में अपने दिमाग में योजना बनाते रहते हैं कि यह काम ऐसे करना, यह काम ऐसे नहीं होगा, इस काम में क्या क्या समस्या आएंगी, इस प्रकार की आप योजना बनाते हैं। इसी प्रकार छोटा बच्चा चूसने के दौरान बहुत सारी योजनाओं का निर्माण करता रहता है। इसका अर्थ है कि समायोजन इस प्रकार एक शिशु नई संरचना या नई योजना बनाता है। देखिए जब शिशु नई संरचना या नई योजना बनाता है, नए ज्ञान को व्यवस्थित करता है, तो उसका अर्थ क्या होता है, समायोजन होता है। और परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करता है, यानी अपनी सोचने समझने की क्षमता को क्या करता है, विकसित करता है। देखिए संवेदी मोटर चरण, सेंसरी मोटर स्टेज, इसके 6 चरण होते हैं। इसके कितने, 6 चरण होंगे। अब हम 6 चरणों को पढ़ेंगे कि 6 चरण क्या है। तो देखिए पहला चरण, जन्म से पहले महीने में शिशु स्वयं और अपने आसपास की वस्तुओं को से अनभिज्ञ होता है। जब बच्चा जन्म लेता है और जब वह पहले महीने का हो जाता है तो उसे चीजों का नॉलेज नहीं होता, उसे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का निर्माण उम्र के साथ होता जाता है कि आसपास कौन है, यह कौन है। धीरे धीरे वह अपनी माँ को पहचानने लगता है, अपने पिता को पहचानने लगता है, आवाजों को पहचानने लगता है, वातावरण के साथ क्रिया करने लगता है, ठीक है। देखिए जैसे कि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि जिस बोतल को वे चूस रहे हैं या जिस बोतल को वे पकड़ रहे हैं वे एक चीज है। यानी जब आप बच्चे को कोई चीज पकड़ाते हैं तो उसे पता ही नहीं होता कि यह क्या चीज है, इसका क्या उपयोग है। शिशु में उस चीज का अभाव होता है जिसे पियाजे ने वस्तु प्रदर्शन कहा, यानी उन्हें वस्तु के बारे में पता ही नहीं होता कि वस्तु क्या चीज होती है, ठीक है। अब जब शिशु बड़ा होगा तो उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। देखिए अब दूसरा पॉइंट, जब वह 4 से 8 महीने की उम्र के बीच शिशु अक्सर शंक्वाकार
आकार की वस्तुओं को नियंत्रित करने और उन्हें छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है। देखिए, जब आप बच्चा 4 से 8 महीने का होगा, तब वह धीरे-धीरे वस्तुओं को समझने लगेगा कि यह वस्तु है। इसका क्या उपयोग है, वह धीरे-धीरे भी समझने लगेगा और उससे क्या करेगा, छेड़छाड़ करेगा, उसके पटकेगा, उससे आवाज़ सुनेगा। जैसे आप बच्चे को छोटा-सा वो दे देते हैं आवाज़ करने वाला, झूमर बोलते हैं, तो बच्चा पकड़ के क्या करता है, उसको हिलाता है। तो उससे क्या कर रहा है, वह समझने की कोशिश कर रहा है कि इससे आवाज़ आ रही है। फिर वो क्या करता है, फिर उसे वह ज़मीन पे पटकने लगता है, कई बार वो दूसरे को मारने लगता है। तो ये क्या कर रहा है, वो अपने ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे कोई दिलचस्प आवाज़ सुनाई दे सकती है, लेकिन चूँकि उसे यह नहीं पता होता कि वह आवाज़ क्यों आ रही है, इसलिए वह शोर सुनने के बाद जो कुछ भी कर रहा था, उसे दोहराकर आवाज़ को दोबारा उत्पन्न करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने झूमर का एग्ज़ाम्पल दिया, आपने बच्चे को झूमर दिया, उसने उसको ज़ोर-ज़ोर से हिलाया, तो उसे क्या आई, आवाज़ आई। लेकिन बच्चे को पता चल ही नहीं रही कि आवाज़ क्यों आ रही है, आवाज़ किस कारण से आ रही है और इस आवाज़ का मुझे क्या करना है। तो वह बार-बार उसे हिलाएगा, बार-बार पटकेगा और उस आवाज़ को सुनेगा। फिर वह क्या करेगा, अपने ज्ञान का निर्माण धीरे-धीरे शुरू करेगा। इस अवस्था में शिशु को यह भी एहसास होता है कि वस्तु तब भी मौजूद होती है जब वे उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। यानी जब बच्चा 4 से 8 महीने का होता है और जब आप उस वस्तु को उसकी नज़र से हटा देंगे, उससे दूर रख देंगे, तब भी बच्चे को पता रहेगी कि वह वस्तु मेरे सामने नहीं है, पर उस वस्तु का होना मौजूद है। अब देखिए, तीसरा ऑप्शन है 8 से 12 महीने में क्या परिवर्तन होते हैं? अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 8 से 12 महीने के दौरान सोच अधिक बाध्य गतिविधि का रास्ता देती है। बच्चा वस्तु स्थायी प्राप्त कर लेता है, यानी बच्चा जो वस्तु आप दिखाते हैं उसके बारे में ज्ञान हासिल कर लेता है 8 से 12 महीने में और उसकी फोटो भी उसके दिमाग में छप जाती है, ठीक है। उसने वस्तु की कुछ आंतरिक छवि विकसित की है, जैसे मैंने बताई कि आप उसे कोई खिलौना देंगे जो बचपन से वह खेल रहा है, तो धीरे-धीरे उसकी इमेज, उसकी फ़ोटो, उसके बारे में जानकारी उसके दिमाग में क्या होगी, व्यवस्थित होने लगेंगी, जो उसे उसके स्थान को याद करने में मदद करती है कि वह वस्तु माता-पिता कहाँ रखते हैं, तो वह जाकर उठा लेगा। वह स्थान उसको पता होगा, समय की भावना प्रदर्शित करता है, यानी उसे समय भी पता रहेगा कि किस समय उसे क्या चीज़ चाहिए। लेकिन बच्चा बौद्धिक रूप से सीमित है, लेकिन चूँकि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसका मेंटल डेवलपमेंट धीरे-धीरे उम्र के हिसाब से होने लगेगा और वह वस्तु के बारे में समझने लगेगा, सोचने लगेगा, वस्तु कहाँ रखी जाती है, वस्तु का क्या उपयोग है, ठीक है? वह धीरे-धीरे सब चीज़ें समझने लगेगा उम्र के पड़ाव पे आते हुए। चौथी अवस्था क्या है? 12 से 14 महीने की अवस्था, बच्चा छिपे हुए खिलौनों का पता लगाने में सक्षम है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को अनुभव के प्रकाश में तेजी से जटिल परिकल्पनाओं के गठन के रूप में देखा। देखिए, जब बच्चा 12 से 14 महीने का होता है, तो उसके संज्ञान का मेंटल डेवलपमेंट होने लगता है। अब बच्चे को पता रहता है कि माता-पिता खिलौने कहाँ रखते हैं, तो वहाँ से जाके वह खिलौना प्राप्त कर लेगा। साथ ही वह अब जटिल परिकल्पना कर सकता है, जटिल चीज़ों को क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है और थोड़ा जटिल ज्ञान अपने दिमाग में क्या कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है और वह जटिल ज्ञान को अपने उम्र के हिसाब से समझने लगेगा। देखिए, जटिल ज्ञान हर उम्र में अलग-अलग होता है। किशोर अवस्था में जटिल ज्ञान कुछ अलग होगा, बाल अवस्था में जटिल ज्ञान कुछ और होगा और शैशवावस्था में जटिल ज्ञान कुछ और होगा। लेकिन जब उस उम्र में वह उस ज्ञान को प्राप्त करेगा, तो वह क्या करेगा, ज्ञान को व्यवस्थित करेगा, ज्ञान को अपडेट करेगा। अब देखिए, 5वां 18 से 24 महीने, इस अवधि के दौरान बच्चा अनुमान लगा सकता है कि हिलते हुए हाथ में क्या है, यानी उसे पता चल जाता है कि वस्तु क्या चीज़ है, इस वस्तु का क्या उपयोग है, ठीक है? यह अंतिम चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे की उन वस्तुओं का सामान्य रूप से प्रतिनिधित्व करने की क्षमता करने की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, अब जैसे बच्चे को आप गेंद देंगे तो बच्चे को पता चल जाएगा कि गेंद का क्या उपयोग है, ठीक है? यह खाने की चीज़ नहीं है, यह खेलने की चीज़ है। साथ ही गेंद गोल होती है और कोई और चीज़ आप देंगे जिसका आकार कुछ अलग है, तो बच्चे को पता रहेगा कि इसका क्या उपयोग है धीरे-धीरे, ठीक है? अब देखिए, जो
जो अब भौतिक रूप में मौजूद नहीं है। संक्षेप में यह अमूर्त विचार की शुरुआत है। जब बच्चा 2 साल का होता है तब वह धीरे-धीरे मतलब बेसिक तौर पर अमूर्त विचार भी करने लगता है। अब देखिए सभी बच्चों को सपने तो आते हैं, भले बच्चे अपने सपने को नहीं बता पाए। जैसे हम अपने सपने को बता सकते हैं कि सपना क्या है, लेकिन बच्चे को भी तो सपना आते हैं। तो सपना क्या होता है? अमूर्त सोच को बढ़ावा देती है। आप सपने में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो आपने कभी देखी ही ना हो या आपने टीवी पे देखी हो, सामने से ना देखी हो, लेकिन आप उसके बारे में क्या करते हैं, सपने तो देखते हैं। तो बच्चे भी सपने देखते हैं और उन सपनों के द्वारा क्या करते हैं, वह धीरे-धीरे अमूर्त चिंतन भी शुरू कर देते हैं, है ना? क्योंकि आज का समय क्या टेक्नोलॉजी का युग है। बच्चे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, छोटे से बच्चे जन्म से। तो इस प्रकार उनके अंदर चीज़ों का डेवलपमेंट होने लगा। अब दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवधि के दौरान दी गई प्रमुख प्रगति मनमाने प्रतीकों जो वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं के माध्यम से बाह्य जगत को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता। यानी बच्चा क्या होता है, जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है तो क्या करता है, वह समाज से अंतःक्रिया शुरू कर देता है, समाज के लोगों से धीरे-धीरे बातें शुरू कर देता है और क्या करता है, अपनी मानसिक क्रियाओं में भी उसमें क्या आ जाती है, प्रबलता आ जाती है। वह धीरे-धीरे चीज़ों को समझने लगता है, वह प्रतीकों को समझने लगता है कि यह चीज़ किस काम की, इस चीज़ का क्या उपयोग है, वह स्कूल भी जाने लगता है, ठीक है? यह वह अवधि है जिसमें भाषा का विकास होता है, यानी बच्चे का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से शुरू हो जाता है। वह बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीमाओं को प्रतिबंधित करना शुरू कर देती हैं, प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती है। यानी बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, क्या होता है, उसका विकास शुरू कर देती हैं और उसकी जो सीमाएँ होंगी, उसको भी वह बताएगा और उसकी सीमाओं को ठीक करेगा और उसके ज्ञान में क्या करेगा, बढ़ोतरी करना शुरू कर देगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक संक्रमणकालीन अवस्था है। शब्दों के प्रति बच्चे का दृष्टिकोण तेजी से विकसित हो रहा है, यानी बच्चा भाषा को सीख रहा है, उसके शब्द भंडार में क्या हो रही है, बढ़ोतरी होगी उम्र के कारण, ठीक है? वह ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को बोल पाएगा और चीज़ों को समझ पाएगा। देखिए, लेकिन भौतिक अवस्थाओं के प्रयोग और कारण प्रभाव का मूल्यांकन बच्चा अभी भी भ्रमित है, यानी बच्चे को बहुत सी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है कि यह चीज़ें कैसी होती हैं, किस कारण होती हैं, इसका क्या उपयोग है, ठीक है? लेकिन कुछ बच्चे समझने भी लगते हैं क्योंकि हर बच्चे का जो विकास होता है वह अलग-अलग होता है। इस अवस्था के दौरान बच्चा उचित सामान्यीकरण करता है, अपनी भावनाओं को निर्जीव वस्तुओं पर आरोपित करता है। यानी जैसे आप देखते होंगे एक बच्चे के पास डॉल होगी, तो वह उसमें सजीव का गुण भी पाने लगता है कि बच्चा सोता है तो डॉल भी सोती है, बच्चा खाना खाता है तो डॉल भी खाना खाएगी। जैसे उदाहरण के लिए यह मानकर कि बादल वर्षा करने के लिए रोते हैं, बच्चा वैकल्पिक दृष्टिकोणों की कल्पना नहीं कर पाता। इसे पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की अवस्था भी कह सकते हैं। देखिए, जैसे बच्चा रोता है, तो उसके आँखों से क्या निकलते हैं? आँसू निकलते हैं। अब आँसू क्या है? पानी है। जब बादल से पानी गिरता है, तो उसे लगता है कि बादल भी रो रहे हैं। यानी वह अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं कर पाता कि बादल से पानी क्यों गिरते हैं, बादल कैसे बनते हैं, इस प्रकार का उसे ज्ञान नहीं हो पाता, ठीक है? अब देखिए, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसमें अब उसके ज्ञान का और ज़्यादा विकास होगा, उसके सोचने-समझने की क्षमता बदलेगी, नज़रिया बदलेगा। देखिए, यह अवस्था संरक्षण जैसी संक्रियाओं को उद्भव की विशेषता है। संरक्षण प्याजे द्वारा प्रयुक्त शब्द जिसका अर्थ किसी वस्तु का कोई गुण या विशेषता या वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन के बावजूद अपरिवर्तित रहती है। देखिए, संरक्षण का नियम क्या कहता है? संरक्षण का नियम ये कहता है कि आप कहना चाहिए, यानी क्या रहता है, जैसे आप एक समान पानी लीजिए, ठीक है? और एक एक को लंबे गिलास में रखिए और एक को चौड़े गिलास में रखिए, दोनों में पानी समान है, लेकिन बच्चा बता नहीं पाता कि किसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है? पियाजे ने पाया कि जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में किसी बच्चे को मिट्टी के 2 समान गेंदें दिखाई जाती हैं और फिर उनमें से एक को तस्तरी में लपेटा हुआ देखता है, तो वह दावा कर सकता है कि तस्तरी की मिट्टी कम है, क्योंकि वह गेंद से पतली है।
बच्चा केवल एक पहलू आकार को ध्यान में रख रहा है। बच्चे को यह नहीं पता होता कि तस्तरी में उसी गेंद से आकार लिया है। जैसे जैसे मैंने कहा, आप 1 लीटर पानी लीजिए, एक ही लंबे गिलास में रखिए, एक ही मोटे गिलास में पानी रखिए, तो बच्चा कहेगा कि लंबे गिलास में पानी ज्यादा है, मोटे गिलास में पानी कम है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं रहता कि किसमें पानी ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए, लगभग 7 वर्ष की आयु में बच्चा ठोस संक्रियाओं की विशेषता वाली 3 अवस्थाओं को विकसित करके संरक्षण समस्याओं का समाधान समझ लेता है। यानी धीरे धीरे उसे संरक्षण का नियम भी पता चल जाता है कि दोनों गिलास में समान पानी है, दोनों समान प्रकार की मिट्टी, यानी मिट्टी की जो वजन है, समान मिट्टी ली है, और समस्याओं का समाधान वह धीरे धीरे ढूंढने लगता है। पहली अवस्था है क्षतिपूर्ति। सॉजेज पतला होता है, लेकिन यह परिवर्तन उसकी लंबाई में वृद्धि से संतुलन हो जाता है। दूसरी है उत्क्रमणीयता। यदि आप सॉसेस को वापस रोल करते हैं तो आपको वही गेंद मिलती है जिससे आपने शुरुआत की थी। तीसरी चीज क्या है, इसमें मैंने लिखा नहीं है। देखिए, अब एग्जाम्पल क्या है, मिट्टी में कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं गया है, इसलिए सॉसेज और गेंद में मिट्टी की मात्रा समान है। देखिए, आपने मिट्टी ली और मिट्टी को आपने क्या किया, अलग अलग आकृति की चीजों में रख दिया, तो वह जिस चीज का आकार बड़ा होगा कहेगा मिट्टी उसमें ज्यादा है। लेकिन जबकि मिट्टी जिसमें आपने छोटी थी, लेकिन मिट्टी भी आपने उसमें समान लपेटी, दोनों मिट्टी समान थी, पर वह बता नहीं पाता कि किसमें मिट्टी ज्यादा। देखिए, ठोस संक्रियाओं के स्तर पर बच्चे किसी समस्या को 2 पहलुओं पर एक साथ विचार करने में सक्षम होते हैं। अपनी सामाजिक व्याख्याओं में वे न केवल अपनी कही बातों पर विचार करते हैं, बल्कि दूसरे की बातें भी सुनते हैं। देखिए, जब बच्चा इस स्टेज में आता है तो वह अपने विचार क्या करने लगता है, विचार करने लगता है और दूसरों की बातों को सुनने लगता है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज्ञान का निर्माण उसके अंदर होने लगा है। अब देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। यहाँ युवा अवस्था शुरू होती है और विचारों की प्रकृति में परिवर्तन आता है। यानी क्या है, अब वह व्यक्ति किशोर अवस्था में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। वयस्कों का जटिल, अमूर्त और परिपक्व तर्क किशोरावस्था के दौरान समस्याओं के व्यवस्थित विश्लेषण, अन्वेषण और समाधान के साथ प्रकट होने लगता है। देखिए, जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक चरण में होता है, जो 11 वर्ष से शुरू होती है, यानी बच्चा किशोर होना शुरू हो चुका है। जब बच्चा किशोर होगा तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और शारीरिक विकास भी होगा। अब वह वस्तु का क्या करने लगेंगे, विश्लेषण करने लगेंगे कि वस्तु कैसी है, वस्तु का क्या उपयोग है, उस पर धीरे धीरे तर्क वितर्क भी करने लगेंगे और अमूर्त चिंतन भी करने लगेंगे। साथ ही वह किसी जटिल ज्ञान को प्राप्त करने लगेंगे और उसके बारे में जटिलता को सोचने लगेंगे किसी समस्या को हल करने के लिए। इस अवधि के दौरान चिंतन विशुद्ध रूप से अमूर्त और काल्पनिक होता है। यानी इसमें वह क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं। पियाजे का सबसे अधिक ध्यान समस्याओं, ज्यामिति, भाषा, स्थान, समय, संख्या, क्रम आदि की अवधारणाओं को प्रयुक्त करने की तर्क क्षमता पर रहा। यानी पियाजे ने कहा कि इस उम्र में वह समस्याओं पर कितना ध्यान देते हैं, समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं, ज्यामिति आकृति को समझ पाते हैं कि नहीं, कितने अच्छे तरीके से शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, उन्हें स्थान का ज्ञान है कि नहीं, यानी जिस रास्ते से छोड़ा उस रास्ते पर वापस आ पाएंगे कि नहीं, उन्हें समय का ज्ञान है कि नहीं, संख्या का ज्ञान है कि नहीं, क्रम का ज्ञान है कि नहीं। इन सभी प्रकार की अवधारणाओं को वह क्या करता है, तर्क क्षमता कर पा रहा है कि नहीं, तर्क कर पा रहा है कि नहीं, इस बात पर ध्यान दिया है। किशोर अवस्था के दौरान युवा यह अनुभव करते हैं कि विचार निजी होते हैं, कोई और नहीं जानता कि वह क्या सोच रहा है। यानी जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो उनको पता चल जाता है कि ये मेरे निजी विचार हैं और किसी को यह पता ही नहीं चलता कि वह क्या सोच रहे हैं। जबकि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको लगता है कि वह जो सोच रहे हैं दूसरे बच्चे को पता है, क्योंकि उनके ज्ञान का विकास नहीं हो पाता। लेकिन किशोर अवस्था में ज्ञान का विकास हो जाता है, इसलिए उन्हें पता है कि वह जो कुछ भी सोच रहे हैं वह निजी बात है, जिससे वह किसी को पता नहीं चल पाती। देखिए, वे मित्रता और ईमानदारी को महत्व देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किशोर अवस्था में जो अच्छे दोस्त बनते हैं वह जीवन भर दोस्त रहते हैं
और अधिकांश किशोर जो होते हैं वह ईमानदारी को, नैतिक मूल्यों को ज्यादा मानते हैं, नियम कानून को ज्यादा मानते हैं और वास्तविक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो किशोर होते हैं वह आर्मी की तैयारी शुरू कर देते हैं, वह नेवी की तैयारी, एयरफोर्स की तैयारी शुरू कर देते हैं, साथ ही वह पुलिस की तैयारी भी शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको उद्देश्य पता चल जाता है। कुछ लोग टीचर बनने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वयस्क वास्तविकता और आदर्शों के बीच अंतर के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यानी जो किशोर होते हैं उनके आदर्श क्या हैं और वास्तविक तरीके से इन्हें कैसे पाया जा सकता है, उसमें क्या करते हैं, उसके प्रति संवेदनशील होते हैं कि वास्तविकता क्या है, क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी नहीं है। अब जैसे जो बच्चों को आप रील दिखाएंगे तो बच्चे रील को नहीं समझ पाते, लेकिन आप किशोर को रील दिखाइए तो वह समझ पाएंगे यह वास्तविकता से संबंध रखती है कि नहीं रखती है। ठीक है, किशोर को नियमों का ज्ञान होता है और उनका ज्ञान छोटे बच्चों से भिन्न होता है। देखिए, छोटे बच्चों को उतना नियमों का ज्ञान नहीं होता है कि यह नियम क्यों है, लेकिन यदि आप किसी किशोर से पूछते हैं, वयस्क से पूछते हैं तो उसे नियम पता होते हैं कि नियमों को क्यों पालन करना चाहिए। जैसे ट्रैफिक नियमों का क्यों पालन करना चाहिए किशोर को पता है, लेकिन एक छोटे बच्चे से पूछिए, एक बाल अवस्था में जो बच्चा है उससे पूछिए तो उसको नहीं पता होगा कि नियमों का पालन क्यों जरूरी है, ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों जरूरी है। उसको इतना पता होगा यदि आपने बताया होगा क्योंकि ये सरकार के नियम है, यदि फॉलो नहीं करोगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जब किशोर से आप पूछेंगे तो उसके बारे में उसे ज्यादा विस्तृत ज्ञान होगा, ज्यादा अधिक ज्ञान होगा। देखिए, अंत में इस अवधि यानी औपचारिक संचालन के दौरान व्यक्तित्व विकास का क्रिस्टलीकरण होता है। सामाजिक और वैचारिक स्थिति का निर्माण नैतिक मूल्यों के अर्जन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। यानी बच्चों का क्या होता है, नैतिक मूल्य भी होता है और वह जो ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठोस निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वह आज ज्ञान को लेंगे तो कल भूल जाएंगे, नहीं, वह ज्ञान का ठोस निर्माण करते हैं कि यह जो ज्ञान होगा मुझे इसका ठोस निर्माण करना है जो मुझे आगे जाके काम आएगा। और देखिए क्या क्या है, देखिए जो संवेदी गतिशील अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, इसमें अनुकरण करते हैं बच्चे, स्मृति थोड़ा कम, स्मृति भी उनकी डेवलप होती है, विचार का उपयोग करना शुरू करता है और धीरे धीरे वह क्या करने लगते हैं, 2 वर्ष के बच्चे धीरे धीरे बोलने लगते हैं, हप्पा चाहिए, मम्मा चाहिए और चाचा, दादा, बिल्ली। उतने अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते हैं पर वह क्या करने लगते हैं, अपनी स्मृति का विकास करते हैं, अपने सोचने समझने की क्षमता का विकास करते हैं, विचार का उपयोग कैसे करना है, भाषा का उपयोग कैसे करना है, उसका विकास शुरू हो जाता है। यह पहचानना शुरू करता है कि वस्तुएं छिप जाने पर भी अस्तित्व में नहीं रहती, प्रतिवर्ती क्रियाओं से लक्ष्य निर्देशित गतिविधियों की ओर बढ़ना। यानी उसकी जो क्रिया होती है धीरे धीरे वह क्या करने लगती है, लक्ष्य को हासिल करने लगती है कि मुझे यह गेंद क्यों चाहिए, इस गेंद का क्या उपयोग है, तो यह लक्ष्य होगा। मुझे खिलौना क्यों चाहिए, इस खिलौने का मैं क्या करूंगा, ये भी क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, पूर्व संचालन अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। भाषा के प्रयोग और प्रतीकात्मक रूप से सोचने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगती है। संचालन को तार्किक रूप से सोचने में सक्षम, एक दिशा में दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोणों को अलग तरह से देखने की क्षमता आ जाती है। अब देखिए, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तब वह भाषा पर और ज्यादा निपुण होने लगता है, उसका शब्द भंडार भी बढ़ने लगता है, साथ ही वह चीजों को देखकर सोचने विचारने लगता है और धीरे धीरे उसके सोचने समझने की क्षमता, इमोशनल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास धीरे धीरे होने लगता है, साथ ही उनके तार्किक सोचने की क्षमता का भी क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। वह और एक दिशा में दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोणों को अलग तरीके से देखने की क्षमता। देखिए, चूंकि आप जब ज्यादा मतलब जब बच्चा कहना चाहिए किशोर अवस्था होगा तब वह किसी चीज को देखेगा तो उसका दृष्टिकोण अलग होगा, यानी बड़े लोगों का दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन जो व्यक्ति 2 से 7 वर्ष के हैं उनका किसी चीज के बारे में दृष्टिकोण क्या होगा, अन्य लोगों से अलग होगा, उनकी सोचने की क्षमता भी अन्य लोगों से अलग होगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, ठोस संचालन अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था। हाथों से यानी समस्या को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम,
संरक्षण नियम को समझता है और वर्गीकरण और श्रेणीकरण करने में सक्षम होता है। देखिए, जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो जाता है, तब वह संरक्षण नियम को समझने लगता है कि किसमें यानी दोनों में पानी समान मात्रा में, ऐसा नहीं कि लंबे गिलास में पानी ज़्यादा मात्रा में है और मोटे गिलास में पानी कम मात्रा में, यानी वो समझने लगता है कि दोनों में समान प्रकार की मात्रा है पानी की। दूसरा, वह तार्किक ढंग से भी सोचने लगता है, यानी उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता भी आ जाती है। और किसी यदि आप उसे कोई समस्या देंगे, तो उसके बारे में वो क्या करेगा, सोचेगा, समझेगा और उस समस्या को हल करने की कोशिश करेगा। और देखिए चौथी अवस्था क्या है, अब है औपचारिक संचलनात्मक अवस्था, 11 से वयस्क तक यानी किशोर अवस्था तक की उम्र, सोच में अमूर्त समस्याओं को हल करने में सक्षम। देखिए, जब बच्चा किशोर होता है तो वह बाल अवस्था की तुलना में ज्यादा तार्किक ढंग से सोच सकता है, विचार कर सकता है, समस्या को हल कर सकता है और सामाजिक मुद्दों को समझ सकता है, सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार दे सकता है। यदि समाज में कोई नियम है जो समाज के लिए अनुकूल नहीं है, लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, तो क्या करेगा, उसे बदलने की कोशिश करेगा, उसके बारे में सोचेगा, विचारेगा और पहचान के बारे में चिंताएं विकसित करता है कि उसका खुद का वजूद क्या है, वह अपने वजूद को कैसे बेहतर करे, अपने वजूद को और कैसे बनाए, किसी लक्ष्य को कैसे पाए, मुझे क्या बनना है जीवन में। यह सभी विचार किशोर अवस्था में आने लगते हैं। अब देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ, यानी शिक्षा में इसका क्या योगदान है। पहला, बच्चा स्वयं सीखता है, शिक्षक गौण स्थान रखता है, बच्चा सक्रिय रूप से चीजों की खोज करता है। देखिए, पहली बात तो बच्चा स्वयं सीखता है, बच्चा जो अनुभव करता है उसके द्वारा वह क्या करता है, चीजों को सीखता है। साथ ही बच्चा सक्रिय रूप से क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। जब से आप कोई चीज देंगे, उस चीज को देखकर, उस चीज का उपयोग करके, उस चीज के बारे में सोचकर, समझकर, उस चीज के बारे में खोज कर वह क्या करेगा, अनुभव को प्राप्त करेगा और ज्ञान को प्राप्त करेगा। शिशु दुनिया का अन्वेषण करते हैं, ज्ञान उन पर थोपा नहीं जाना चाहिए। देखिए, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करेंगे, चीजों को देखकर, सुनकर, समझकर, उसका अनुभव कर कर, उसका प्रयोग कर कर। और जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, खाली स्लेट की तरह होते हैं, कोरी किताब की तरह होते हैं, तो उन पर ज्ञान थोपना नहीं चाहिए, जबकि उन्हें अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने देना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, बच्चों की रुचियों को बढ़ाने के लिए उन्हें सामग्री उपलब्ध कराना स्कूल, शिक्षकों और अभिभावकों का कर्तव्य। देखिए, जब आप बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार उन्हें सामग्री देंगे और उनको चीजें देंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, अपने ज्ञान का निर्माण ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। साथ ही बच्चों के ज्ञान के निर्माण के लिए उन्हें बेहतर सामग्री दीजिए, बेहतर किताबें दीजिए, बेहतर वातावरण दीजिए। और यह किसका काम है, यह उनके माता पिता का काम है, उनके स्कूल का काम है और बच्चों के शिक्षकों का काम और माता पिता का काम। देखिए, बच्चे को अन्वेषण करने और समस्याओं का समाधान करने दें, यानी बच्चे के जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो उन्हें स्वयं सोचने समझने दें और उसको हल करने दें। यदि बच्चे को कोई समस्या आ रही है और वह हल नहीं कर पा रहा है, तब आप उसे क्या करिए, गाइड करिए। प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चे की जिज्ञासा को जगाने के लिए रोचक सामग्री से भरे काउंटरों की एक श्रृंखला में व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए, बच्चे के अंदर यदि आपको क्रिएटिविटी विकसित करनी है, तो बच्चे को वैसा माहौल दीजिए, बच्चे को वैसी सामग्री दीजिए और बच्चे को वैसा ज्ञान दीजिए। ठीक है, बच्चों को चीजों को संभालने और परिणाम देखने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए, बच्चे को जो आप ज्ञान देंगे, उनका ज्ञान व्यवहारिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए और उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि इस ज्ञान का कैसा उपयोग किया जाएगा व्यवहारिक जीवन में। और उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए कि आप इस ज्ञान का प्रयोग अपने व्यवहारिक जीवन में करिए। इससे क्या होगा, बच्चे बेहतर होंगे और उनका ज्ञान भी क्या होगा, दिन प्रतिदिन बेहतर होगा, बेहतर अनुभव प्राप्त करेंगे और उनका मानसिक विकास भी बेहतर होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी बेहतर होगा, साथ ही उनका नैतिक विकास भी बेहतर होगा, उनका शारीरिक विकास भी क्या होगा, बेहतर होगा। अब चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, निर्देश बच्चे के स्तर के अनुसार होना चाहिए। देखिए, बच्चा जिस उम्र में है उस उम्र के हिसाब से बच्चे को दिशा निर्देश देने चाहिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे
स्तर प्रत्येक चरण में बदलता है, निर्देश और खोजपूर्ण गतिविधियों का स्तर भी बदलना चाहिए। देखिए, शैशव अवस्था में उनको अलग दिशा निर्देश देना चाहिए और समस्या को हल करने देना चाहिए, पर उनके स्तर के अनुसार। जब वह बाल अवस्था में आएंगे तब उनको अलग अलग प्रकार का दिशा निर्देश देना चाहिए उनकी उम्र के हिसाब से। साथ ही उनके उम्र के हिसाब से उन्हें खोज करने के अवसर देने चाहिए। जब बच्चा किशोर अवस्था में आएगा तब उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें समस्या का समाधान करने दीजिए, तर्क वितर्क करने दीजिए, अमूर्त चिंतन करने दीजिए। ठीक है। और देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, बच्चे के विकास के संज्ञानात्मक चरण का ज्ञान शिक्षक को कई तरह से मदद करता है। देखिए, यदि यदि टीचर को पता होगा कि बच्चे किस उम्र में किस प्रकार का उनका संज्ञानात्मक का विकास होता है, तो टीचर बच्चे के विकास में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। शिक्षक को बच्चे के कार्यों को समझने, उनकी सहज रुचियों को निर्देशित होने के लिए संवेदनशील होना चाहिए। देखिए, कहना चाहिए टीचर को पता होना चाहिए कि किस उम्र में बच्चे को क्या रुचि है, उनकी रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ाना चाहिए और बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए और बच्चों को खेल आधारित पढ़ाई करानी चाहिए। उन्हें कभी आप टीवी के द्वारा पढ़ाइए, कभी रेडियो के द्वारा पढ़ाइए, कभी मोबाइल के द्वारा पढ़ाइए, कभी खेल के द्वारा पढ़ाइए, कभी प्रयोग के द्वारा पढ़ाइए, कभी उन्हें किसी पजल को सॉल्व करने दीजिए, ग्रुप बनाइए, ग्रुप में डिस्कशन करने दीजिए। तो इससे बच्चों का क्या होगा, तेजी से विकास होगा। पांचवा पॉइंट देखिए, पियाजे के अनुसार सामाजिक संपर्क का शिक्षाप्रद महत्व है, इसलिए सकारात्मक सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, जब बच्चे समाज में प्रवेश करते हैं तो समाज के लोगों के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा और टीचर के द्वारा समाज में उनको क्या करना चाहिए, सकारात्मक कार्य करने के लिए उनको कहना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। जानवरों की मदद करनी चाहिए, जो लोग अच्छे से चल नहीं सकते या उन्हें किसी प्रकार की समस्या है तो उन लोगों की मदद करनी चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, साथ ही उन्हें नदियों को बचाने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। इससे क्या होगा, उनमें तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास होगा, समाज को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। समाज के कई लोगों को आवश्यकता होती है मदद की, इस प्रकार उनका नैतिक विकास भी होगा, उनका संज्ञानात्मक विकास भी होगा। और देखिए, उन्होंने शिक्षा के संबंध में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिए, उनकी रुचि बच्चों की सोच को समझने में अधिक थी। यानी बच्चे शैशव अवस्था में कैसा सोचते हैं, बाल अवस्था में कैसा तर्क करते हैं और किशोर अवस्था में किस प्रकार उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, इस पर उनका ध्यान था। उन्होंने शैक्षिक दर्शन के बारे में कुछ सामान्य विचार व्यक्त किए। हालांकि उनका मानना था कि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों को सीखने का तरीका सिखाने में मदद करना होना चाहिए। यानी बच्चों को बेहतर तरीके से आप सिखाइए। बच्चों को जब आप कोई चीज सिखाएं तो व्यवहारिक सिखाएं, जिससे उनका जीवन बेहतर हो, समाज बेहतर हो, देश बेहतर हो। इस प्रकार का ज्ञान उन्हें देना चाहिए। यानी उनको जब आप कोई चीज सिखाएं तो वह बोर ना हो, उन्हें रोचक तरीके से सिखाना चाहिए। शिक्षा को छात्रों को मन को आकार देना चाहिए, छात्रों के दिमाग को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना चाहिए, उनका हर प्रकार से क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। हालांकि पियाजे ने अपने विचारों के आधार पर शिक्षा के कार्यक्रम तैयार नहीं किए थे, कई अन्य लोगों ने भी ऐसा किया, जैसे कि युवा बच्चे की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संघ के पास विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षा के लिए दिशा निर्देश थे। यानी बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या किया, एनसीईआरटी ने कुछ कार्यक्रम लॉन्च किए, केबीएस ने कुछ नियम लागू किए, नई शिक्षा नीति आई। तो इस प्रकार के सुधार की बात वह कर रहे हैं। उनमें पियाजे के निष्कर्ष शामिल है। पियाजे ने हमें सिखाया कि हम ध्यान से सुनकर बच्चों की सोच के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यानी बच्चे क्या बोल रहे हैं, जब आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो आप जान पाएंगे कि बच्चों की सोच क्या है, बच्चे किस प्रकार सोचते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का कैसा संशोधन करते हैं, निर्माण करते हैं। अगर हम बच्चों की सोच को समझते हैं तो हम बच्चों की क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधियों को बेहतर मिलान कर पाएंगे। देखिए, हमने जैसे कहा कि शैशवावस्था में शिक्षा विधि अलग होगी, बाल अवस्था में शिक्षा विधि अलग होगी और किशोर अवस्था में शिक्षा विधि अलग होगी। यदि बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाया जाएगा और उनको ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उपयोग के लिए तैयार किया जाएगा तो बच्चों का जो विकास है वह बेहतर ढंग से हो पाएगा।
किसी भी कक्षा के छात्र के संज्ञानात्मक विकास के स्तर, उनके शैक्षणिक ज्ञान दोनों में बहुत भिन्नता होगी। यानी वह जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, दोनों ही ज्ञान क्या होता है, अलग अलग होता है। एक शिक्षक के रूप में हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या छात्रों को इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि उन्होंने बुनियादी तथ्यों को उस स्तर पर नहीं सीखा। यानी उन्होंने ये बताया कि बच्चों को इसलिए समस्या जाती है कि उनने जो ज्ञान अर्जित किया, वह ज्ञान उन्होंने बेहतर तरीके से अर्जित नहीं किया, ज्ञान पे ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं किया, इसलिए उनको यह समस्या आ रही है। क्या इसका कोई और कारण है? छात्र अपनी स्वयं की चिंतन क्षमताओं के बारे में जानकारी के सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। देखिए, बच्चे किस प्रकार सोचते हैं, बच्चों ने सोचने की क्षमता का किस प्रकार विकास किया है। यदि आप बच्चों से बातचीत करते हैं, उनसे उनके बारे में जब उनकी बातें सुनते हैं, तो आपको पता चल जाता है। छात्रों को ना तो सरल कार्य से ऊबना चाहिए और ना ही ऐसी शिक्षा से पीछे रहना चाहिए जिसे वे समझ नहीं सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे को हर प्रकार का ज्ञान लेना चाहिए। बच्चे यदि बोर हो रहे हैं तो भी उन्हें ज्ञान सीखना चाहिए, और यदि आप बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ा रहे हैं तो भी उनको ज्ञान देना चाहिए। हंट के अनुसार विकास को प्रोत्साहित करने के लिए असंतुलन को बिल्कुल सही बनाए रखना चाहिए। देखिए, जब आप बच्चे को उसका विकास कर रहे हैं, तब आप क्या करें, ज्ञान को उनको बेहतर तरीके से देना चाहिए। त्रुटियों की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों को व्यवस्थित करने से असंतुलन का एक उचित स्तर बनाने में मदद मिल सकती है। जब छात्र अपने विचारों, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा बड़ा होने के कारण डूब जाना चाहिए, और वास्तव में क्या होता है, जैसे वह तैरता है, के बीच कुछ संघर्ष का अनुभव करते। देखिए, जब आप बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं तो लड़के सोचेंगे कि यह लकड़ी का टुकड़ा डूब जाएगा, लेकिन क्या करता है, वह लकड़ी का टुकड़ा तैरता रहता है। तो इससे बच्चों को क्या होता है, संघर्ष करना पड़ता है कि लकड़ी का टुकड़ा डूबा क्यों नहीं है, तैर क्यों रहा है। ठीक है, तो वे स्थिति पर पुनर्विचार कर सकते हैं और नया ज्ञान विकसित कर सकते हैं। देखिए, लकड़ी का टुकड़ा डूबा क्यों नहीं, उस पर वो क्या करेंगे, थोड़ा सा पुनर्विचार करेंगे कि क्यों नहीं डूब रहा, किस कारण से नहीं डूब रहा है, और वह क्या करेंगे, नए ज्ञान का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको जीन पियाजे के बारे में सब कुछ बता दिया है। यदि मुझे जीन पियाजे के बारे में और भी चीजें पता चलती हैं तो मैं आपको और नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों, यदि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लोग, आप चैनल पे पढ़ते रहिए, आपको हर दिन नए वीडियो मिलेंगे। तो मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैंने कैसा पढ़ाया, मैंने अच्छा पढ़ाया, खराब पढ़ाया। यदि मैंने अच्छा पढ़ाया तो वह भी बताइए, खराब पढ़ाया तो वह भी बताइए कि मैंने क्या खराब पढ़ाया, जिससे मैं आगे की वीडियो में और नोट्स में सुधार कर सकूं। नमस्ते दोस्तों।